तो अपनी CUET की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम पहुंच गए इस चैप्टर पे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आपको पता है कि इंटीग्रेशन, उसकी टेक्निक, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये सब हमने कर लिया है। जो CUET की वेबसाइट पे जो हमारा CUET UG मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दे रखा है, उसी के हिसाब से हमने सारी चीज़ें की है। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि वो सिलेबस सेम टू सेम NCERT का सिलेबस है, वैसे उसको डिज़ाइन किया गया। तो आपको अलग से कोई चीज़, कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, सारा का सारा आपको NCERT से ही पढ़ना है, ठीक है। तो रेफरेंस बुक हमारी NCERT है, और उसके अलावा एडिशनल जो क्वेश्चन आपको जो करने हैं अपनी CUET की प्रिपरेशन के लिए, वो जो मैं MCQ कराता हूँ वहां से आपको करने हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बेसिकली आपको कर्व्स का एरिया या एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है। कर्व्स का एरिया और एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पे किस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे सपोज मैंने कहा ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सपोज एक कर्व है, इसका नाम है y इज इक्वल टू fx, ठीक है। ये हमारा एक कर्व है। अब एग्जामिनर ने पूछ दिया कि भाई x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b, तो x के बीच में और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है, मीन्स कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया कितना होगा, मैंने कहा अच्छा ये एरिया कितना, सपोज इस एरिया का नाम हमने बोल दिया ये एरिया किससे किससे बाउंडेड है, एरिया A इज बाउंडेड बाय, ध्यान रखना किससे किससे, बाय द लाइंस, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू A, x इज इक्वल टू B, और कर्व y इज इक्वल टू fx और x एक्सिस से। इन चार चीजों से बाउंडेड है। x इक्वल टू A आपको यहां दिख रहा होगा, x इक्वल टू B आपको यहां दिख रहा होगा, x एक्सिस मतलब ये वाला, और कर्व का मतलब ये वाला। 2 डायमेंशन में अगर एरिया है तो इस ज्योमेट्री या इस डायग्राम या इस चित्र के हिसाब से हमारे पास चार चीजें इसको घेर के इस एरिया को कवर कर रही है। तो वो चार चीजें हमने लिख दी, x इक्वल टू A, B, y इक्वल टू fx और एक्सिस। और ये एरिया कैसे डिफाइन होता है, A से B में हमें कर्व को इंटीग्रेट कर देना, y dx, यानी y की जगह पे हम क्या कहेंगे, fx। तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, और a इज इक्वल टू A से B में, और y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, fx। तो हो जाएगा हमारा fx dx। अगर ये y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में है, अगर ये कर्व या इसका नोटेशन थोड़ा सपोज इस टाइप का है, अगर हमने कहा x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, और हमने कहा y एक्सिस, और हमने कहा कि भाई कर्व हमारा कुछ इस टाइप का है, इसका रिप्रेजेंटेशन x इज इक्वल टू एफ वाई के हिसाब से हमने दिया है। तो मैंने कहा कि भाई दो लाइनें हैं, y इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू a। आपको दिख रहा होगा कि अगर हम ओरिजिन से चलें तो पहले a मिल रहा है फिर b मिल रहा है, और ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि b इज ग्रेटर देन a। और यहाँ पर जो पीछे बात हुई थी, यहाँ पर देखो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में चले तो पहले a मिल रहा है फिर b मिल रहा है, तो यहाँ मैं बोलूँगा b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। ये चीज़ है। अब जो हमारा आगे बात चल के सामने आ रही है, ये हमें क्या है, ये एरिया इस बारी हमारा जो हो जाएगा, सपोज इसका नाम है a, तो ये किससे किससे है, एरिया a इज बाउंडेड बाय, किससे किससे बाउंडेड है भाई, y इज इक्वल टू A, y इज इक्वल टू B, ठीक है। एक है y इज इक्वल टू A, एक है y इज इक्वल टू B, और ये हमारा कर्व है x इज इक्वल टू fy एंड y एक्सिस। तो इस केस में हमारा एरिया जो A है ये हो जाएगा A से B x dy, और x का मतलब क्या हो जाएगा, fy इज इक्वल टू A से B fy dy। इस केस में हमारा एरिया ये आएगा। अब इस CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या समझना है बच्चों, CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई टेक्निकल सवाल नहीं आने वाला है। यहाँ पर डायरेक्ट या तो कोई सीधा सा क्वेश्चन आएगा या तो कोई कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जैसे IIT JEE वगैरह में जो फंसा के
मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लगा के वो पूछते हैं, वो सब नहीं आएगा। यहाँ पर एकदम सीधा खुल्लम खुल्ला सीधा सीधा क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ज्यादा इसमें आपको नोक झोंक ताक झाक नहीं करनी है। जो मैं एमसीक्यू अपने लाइव सीरीज में कराऊंगा, जो हम लाइव सेशन में जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आपने उतना कर लिया तो बेड़ा पार हो गया, गंगा पार हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उछल उछल के नई नई किताबें लगाने लगे, आर.डी. शर्मा पूरी सॉल्व कर लूं, आर.एस. अग्रवाल पूरी सॉल्व कर लूं, या किताब ले लूं, वाह किताब ले लूं, फिर आप फंसोगे। फिर मेरे को मत बोलना कि सर हमने तो आपकी क्लास देखी थी, आपका वीडियो कोर्स भी लिया था, लेकिन एग्जाम में मजा नहीं आया। तो मजा तब आएगा जब मैं इस चीज का जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो आपको निकाल के दे रहा हूं, फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो आपको कोर्स मिल रहा है वो, और जितने लाइव सेशन में करा रहा हूं वो, और जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है वो, अगर आपने ये चीजें कर ली, ये केवल मैथ्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं फिजिक्स की भी बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूं, बायो की भी बात कर रहा हूं, और मैथ्स इटसेल्फ की बात कर रहा हूं। यानी PCMB में अगर आपने ले लिया सारी चीजें, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी में चाहोगे उसमें पहुंच जाओगे। चलो ध्यान दो, फटाफट आगे आओ, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब एक चीज और मैं बता दूं, यहां जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं, मैं आपको थोड़ा थ्योरी और फॉर्मूला समझा दूं, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है कि अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर दो कर्व हैं, सपोज y इज इक्वल टू f1x और y इज इक्वल टू f2x, और यहां पर है मेरा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है, वो एरिया कैसे निकलेगा? वो एरिया निकलेगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, ऊपर वाला कर्व यानी f1x माइनस f2x dx इंटीग्रल a से b, ठीक है, कुछ नहीं करना। और इसमें एक पिंच और है, एक जुगाड़ और है कि अगर ये कुछ इस टाइप का है, x एक्सिस y एक्सिस, सपोज इस टाइप के दो कर्व हैं, x इज इक्वल टू f1y और x इज इक्वल टू f2y, और हमारे पास ये लाइन का नाम है y इज इक्वल टू a और ये लाइन का नाम है y इज इक्वल टू b। तो हमारा जो एरिया है वो ये वाला है, और इस एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी क्या होगी? a से b, बड़े वाला यानी जो बाहर की तरफ है, अब माइनस छोटे वाला, तो यानी f2y माइनस f1y, यहाँ पर दिस और यहाँ पर dy, बस जैसे आ रहा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ये बेसिक चीजें थी समझने वाली, और कुछ एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। ये वाला जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको ही लाइव मिल पाता है, जो बच्चे बाद में जुड़ेंगे उनको ये रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये रिकॉर्डेड मिलेगा उनको ये समझना है कि ये जो छोटा सा हमारा सेशन है, इसमें मैं बस आपको समझाऊंगा कि कैसे निकल रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो हम लाइव में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। हमारे पास एक कर्व है, द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस इज। ये हमारा एक प्यारा सा एमसीक्यू है, इज, ये ऑप्शन हमें मिल गया A, B, C, D, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, none of the above, none of the above। ये ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में none of the above आंसर होता है तो उस none of the above को मार्क करने के लिए थोड़ी गट्स चाहिए होती है, ठीक है। तो अभी तो उतनी गट्स नहीं आएगी, अब मेरे साथ जुड़े रहोगे, बने रहोगे, और इसको थोड़ा सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे तो धीरे धीरे वो हिम्मत आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की। अब ज्योमेट्री जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ी है 11th क्लास की, उनको ध्यान होगा कि ये कर्व क्या है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अपवर्ड पैराबोला, ये 0 से 2 और x एक्सिस। अगर आपको नहीं ध्यान है इसका नाम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्व का इक्वेशन लिखो, इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा पंगा पड़ता है कि
अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, फर्स्ट और सेकंड का पूछ रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का पूछ रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ का पूछ रहा है, तब थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का अंदाजा होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कर्व के इक्वेशन को सीधे सीधे क्या करो, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, y की वैल्यू पकड़ो x², लिमिट जो दे रखी है 0 से 2, इंटीग्रेट कर दो, भाई यही आंसर है। अब यही आंसर है, नहीं है, क्या करें जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी ज्योमेट्री किधर जाएगी। ऑल्दो इस क्वेश्चन में सिंपल रखा है तो इसका मतलब यही है, लेकिन यहां पर जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर कर्व किसी सिमेट्रिक है, क्योंकि जब सर्कल पे अभी हम आएंगे तब आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि अगर वो दो एक ही क्वाड्रेंट में निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिप्स में जब हम आएंगे आपको क्या पता चलेगा कि एक ही क्वाड्रेंट पे हम निकालते हैं फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब 3 डायमेंशन में जाओगे, हायर क्लासेस में एक चैप्टर होता है जिसको कहते हैं मल्टीपल इंटीग्रल। क्या कहते हैं? मल्टीपल इंटीग्रल। अभी यहाँ पे तो नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मल्टीपल इंटीग्रल में पता है आपको डबल इंटीग्रल भी मिलता है, ट्रिपल इंटीग्रल भी। यहाँ पर ज्योमेट्री का अंदाजा आपको होना चाहिए, यहाँ पर भी अंदाजा होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वही चीज है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट फिर भी आप क्वेश्चन मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सॉल्व कर ले जाओगे। स्टिल इस चीज पे तो हमें जाना नहीं है, मल्टीपल इंटीग्रल पे, क्योंकि ये मैं आपको IIT जैम या ग्रेजुएशन के बच्चों को कराता हूँ, तो इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन रखा है भाई, y = x² है, इस टाइप का कर्व है जिसको मैं कहता हूं अपवर्ड पैराबोला। क्या कहता हूं भाई? अपवर्ड पैराबोला। x एक्सिस, y एक्सिस ऐसा है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। यहां पर हो जाएगा सपोज x = 1, सपोज यहां पर हो गया x = 2। तो आपको इन सबसे मिला हुआ या इन सबसे घिरा हुआ एक कर्व दिख रहा होगा, ये इसी का एरिया निकालना है। सपोज आप पीछे आओ, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था स्टार्टिंग में, मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर इस टाइप का है तो क्या है, देखो ये पर x = a, पहले लिमिट्स मिल जाएंगी, फिर ऊपर कर्व का इक्वेशन रख देना है y की वैल्यू, ठीक है, कुछ करना नहीं है। अब देखो यहां पर लिमिट्स क्या है, एरिया जो है वो एरिया मिल जाएगा लिमिट्स 0 से 2 y dx, ठीक है, और 0 से 2 y की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो x² दे रखा है, x² dx इंटीग्रेट कर देंगे, क्या मिल जाएगा x³ 3 0 से 2, तो 0 पुट कर देंगे तो 2 का क्यूब यानी 8/3 माइनस 0 करेंगे तो 0/3 हमारा 0 आता है, तो आंसर हमारा आ गया 8/3। 8/3 कहाँ है, कहाँ है, चलो 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 ढूंढो, ये भी 8/3 नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन गिवन है उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा, नन ऑफ द अबव। अब यहां पर एक पेंच और है, सपोज एक पेंच और है कि इस चीज को अगर ये ऐसे पूछता, इसी चीज को अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछना चाहे कि फाइंड द एरिया अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजंस, बाउंडेड बाय द रीजंस, कौन कौन से रीजंस, x = -2, x = 2, y = x², ठीक है, एंड x एक्सेस। अब यहां पर ज्योमेट्री का अंदाजा अगर नहीं होगा तो आप फंसोगे, स्टिल निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की तरह ही ट्रीट कर देंगे, -2 से 2 में इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हमारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो, -2 से 2 में इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर आ गया। लेकिन समझने के लिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का अगर हम इस्तेमाल करें, अगर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, ऐसे बनाया, बुद्धू बनाया है, नहीं भाई बुद्धू नहीं बनाया, पढ़ना है हमें ना, चलो ये है y = x², ठीक है, कर्व का नाम है। यहां पर मैंने कहा x = -2 होगा, ओरिजिन के इधर x माइनस होता है, ओरिजिन के इधर x प्लस होता है, तो यहां पर ओरिजिन है तो x = +2 यहां पर है,
और x इक्वल टू -2 यहाँ पर है। अब ग्राफ की होती है एक सिमेट्री, जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है। यहाँ पर आपको पता है ये y एक्सिस है, y एक्सिस को क्या कहते हैं, x इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपको याद है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला है कि जो हमारा एरिया है, आपको पता है कि जो ये एरिया होगा वही सेम ये भी एरिया होगा। तो क्यों ना हम कोई एक निकालें और उसको डबल कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हम बार बार क्यों निकालें कि एक बार इसको निकालो फिर एक बार मैं इसको निकालूं, ऐसा क्यों करेंगे। एक ही को निकालें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, जैसे सपोज इसको मैं निकाल लेता हूं। ये कहां से जा रहा है, यहां पर x है हमारा 0 और यहां पर यानी ये लाइन जो है हमारा x इक्वल टू 2। तो इस एरिया को सपोज मैं निकालता हूं, ये एरिया हमारा हो जाएगा 0 से 2 x स्क्वायर dx। अभी पीछे निकाला था तो, और इसको मैं निकालूं और इसमें क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यही हमारा है आंसर। और पीछे जरा देखो, इस एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व किया था, याद करो 0 से 2 में x स्क्वायर dx को हमने सॉल्व किया था तो मेरे को मिला था 8/3। आपकी सुविधा के लिए फिर से मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, तो आपकी सुविधा के लिए फिर से सॉल्व कर दूंगा। तो क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और लिमिट लगेगी 0 से 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 करेंगे तो 2 का क्यूब 8/3 माइनस 0/3, 0/3 तो 0 ही होगा। तो 2 × 8 16/3। तो ये फाइनल आंसर, यानी इसको हमने केवल एक ही देखो निकाला है और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ऐसा एरिया यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों साइड है ना। तो एक को निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें एक और चीज है कि मैं पूरा लिख लूं इसको। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि भाई हमारा जो एरिया है वो कुछ इस टाइप का है और यहां पर x इक्वल टू 2 है, यहां पर x इक्वल टू -2 है और सारा कर्व x एक्सिस के एक ही डायरेक्शन में है। इस वजह से, क्योंकि नीचे नहीं है और एरिया जो है पॉजिटिव होता है हमेशा, अगर नीचे होता तो हमें मॉड लगा के लिखना पड़ता। वो हम ऑनलाइन वाले सेशन में जो लाइव जाएगा उसमें करेंगे, वहां कोई टेक्निक नहीं है, डायरेक्ट मॉड लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं उस बात से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे -2 से 2। अब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं पूरी लिमिट लिख दे रहा हूं, हमें एरिया निकालना है ये वाला। अब मैं लिखूंगा -2 से 2 फंक्शन की वैल्यू dx, ठीक है। -2 से 2 y इज इक्वल टू x स्क्वायर dx। x स्क्वायर इवन फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल याद करो, जब -a से a fx dx होता है और इवन फंक्शन होता है तो लिमिट क्या हो जाती है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0 से 2 हो जाएगा। याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये बात बताई थी, कौन सी बात, -a से a fx dx इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 से a fx dx। याद आया, याद आया। दिमाग पे थोड़ा जोर दो, क्लास में तो आते हो ना, हमेशा थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखो। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 2 fx dx। फिर यानी अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, मैंने कहा कि इसी को करना है, चूंकि दोनों में सेम एरिया है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से समझा रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा और लिमिट वाली प्रॉपर्टी लगा के 2 को यहाँ ले लिया। एक ही चीज है दोनों, तो घबराना नहीं है। 2 × x³/3 0 से 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 2, तो 2 × 8/3 यानी 16/3, ये चीज आ गई, ठीक है। सीधा सीधा सवाल है, कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, CUET MCQ। इसमें मैं एक और चीज अगर देखने की कोशिश करूं तो देखो, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to mod x, x is equal to -1, x equal to 1 and x axis, ठीक है। mod x इवन फंक्शन है ना, ध्यान है आपको। mod x इवन फंक्शन क्यों है,
क्योंकि इवन फंक्शन की डेफिनेशन पहले याद कर लो, सब कुछ भूल जाते हो यार तुम लोग। कितना मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कितना तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन कुछ तो चल रहा है तुम्हारे जीवन में कि याददाश्त तुम्हारी कमज़ोर हो रही है। ठीक है, अब ये मत कहना कि किस वजह से तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बट याददाश्त पे तो बात आएगी। फिलहाल मॉड एक्स क्या है भाई? मॉड एक्स आपको पता है ऐसे होता है। कहोगे सर ये कब बता दिया आपने? तो भाई ये बहुत बार बता दिया, बचपन की चीज़ें हैं, बचपन की चीज़ें हैं। डायग्राम तो बन जा। ये हो गया हमारा। इसका नाम है y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो इधर भी 45 होता है, 45 होता है एंड सो ऑन, क्योंकि ज्योमेट्री में मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया। अब मॉड एक्स लिखो, इंटीग्रेट करो -1 से 1 dx। आपको पता है अगर इवन फंक्शन होगा, अगर यहाँ पर देखो होगा, यहाँ पर x इक्वल टू -1, यहाँ पर x इक्वल टू +1। अगर इवन फंक्शन हो, फंक्शन इवन और ऑड की बात कर लूँ, इवन फंक्शन जो होता है वो f के अंदर अगर -x पुट करूँ तो फिर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, fx बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए f ऑफ x स्क्वायर, अरे क्या हो रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें f ऑफ -x पुट करूं तो -x का होल स्क्वायर करूंगा तो फिर से मेरा x स्क्वायर आ जाएगा जो कि fx है, तो इसलिए ये इवन है। या फिर fx इज इक्वल टू, अगर मैं मॉड x ले लूं तो इसमें अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x करूं, सॉरी मॉड ऑफ -x करूं तो फिर से x मॉड में आ जाएगा। तो ये इवन फंक्शन है। क्या है ये? इवन फंक्शन है। और जब हमारा फंक्शन इवन होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है मेरे बच्चों? जब इवन फंक्शन होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है? जो मैंने बताया था डेफिनेट इंटीग्रल वाली, -a से a f(x) dx इज इक्वल टू, अगर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला a ऐसे ही बैठा रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये f(x) dx। और ऑड है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। लेकिन ऑड इंटीग्रल है और एरिया निकालना है तब 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे एक लाइन में क्वेश्चन करेंगे इस पे। अभी मैं तो केवल फॉर्मूला समझा रहा हूँ, बेसिक थोड़ा स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ अभी उतना यहाँ पे, क्योंकि इस वाले में मैं सारे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, वो आगे थोड़ा सा आएगा तो अलर्ट पे रहना उसको। ठीक है, चलो ये हमारा फॉर्मूला, ये तो हमने डेफिनेट में कराया है, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, -1 से है, इवन फंक्शन है ना, और ये हो जाएगा -1 से 1 था तो हो जाएगा 0 से 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर मॉड x dx। मॉड x की जरा परिभाषा देखो क्या होती है, मॉड x की जरा परिभाषा देखो। मॉड x होता है बच्चों, एक बार ये प्लस होता है जब x पॉजिटिव हो और ये माइनस होता है जब x नेगेटिव हो। अब यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 में है। 0 से 1 में x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। 0 के बाद अगर बढ़ेंगे तो x तो पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो मॉड x की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, x। जब यानी अगर ऐसा है, हाय राम कितने बुलक्कड़ो, फिर से लिख रहा हूँ, को थोड़ा सा ज्यादा लिख देता हूँ। मॉड x की वैल्यू प्लस x लिख दी जाएगी और माइनस x लिख जाएगी। ये कब लिखेंगे, जब x पॉजिटिव हो, ये लिखेंगे जब x नेगेटिव हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि x 0 से 1 में है, देखो x 0 से 1 में है, कोई चीज 0 से 1 में है तो पॉजिटिव होगी ना, तो यहाँ पर मॉड x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्लस x। ठीक है, अगर -1 से 0 से लेस होती तो -x लिख देते, तो हम क्या लिख देंगे, 0 to 0 से 1 x dx। तो x का 2, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। तो ये तो समझ में आ गया, ये क्लियर कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 2, सॉरी 1 है ना लिमिट, तो 1 बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 1 यूनिट। ऑप्शन नहीं दे रखा है बट आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरी एक बात और है यहाँ पर कि अब इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, यहां से मैंने बोला है ये x = 1 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 1, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या बताया, जब x > 0 है तो ये वाला y = x,
ये वाला है y इक्वल टू माइनस एक्स, मॉड एक्स है ना, कितनी बार बताया, जब ये x है तो ये 1 है, तो ये 1, 1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1 है। तो जरा ट्रायंगल वाली सोच अपने दिमाग में लगाओ, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये केवल इस ट्रायंगल का एरिया आया। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। इंटीग्रेशन से भी एक है, बेसिक ज्योमेट्री से भी एक है। तो मैं जो अप्रोच या जो आपको चीज सिखाना चाहता हूं कि आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, लेकिन सारे बच्चे तो इंटीग्रेशन से कर ही रहे हैं, आप इसको ज्योमेट्री से कर दो तो जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।